गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है थर्ड ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर आपका हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड ईयर में देखो आपके वही सेम 3 पेपर चलेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरह यहाँ भी तीनों पेपर आपके चलने वाले हैं। ठीक है, तीनों में वही आपके 5 यूनिट्स रहेंगी। 5 में वही आपके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिनमें आपको जैसा पैटर्न फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने देखा है डिट्टो वैसा ही है। ठीक है, तो देखो क्या है, 5 यूनिट यहाँ रहेंगी। हम जो पेपर आज कवर करेंगे वो क्या है, हम जो पेपर लेने वाले हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत, देखो आपने सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ा है ना। तो सिलेबस में जो भी आपका सिलेबस देखा आपने, किसी भी पेपर का आपने जब देखा होगा तो आपको लगा होगा कि काफ़ी लेंथी सिलेबस है ना, काफ़ी लेंथी लगा होगा ना। लेकिन जो अपना थर्ड ईयर का सिलेबस है वो इंटरेस्टिंग भी सेकेंड ईयर वाले से ज़्यादा है ना, इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग भी है। और जब आप पढ़ेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ते पढ़ते आपके पेपर प्रिपेयर हो जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि लाइक आज मैंने कुछ पढ़ा है तो आप उसे आज पढ़ेंगे, कल मैंने पढ़ा है तो कल का तो पढ़ेंगे ही, आज का भी आप देखेंगे। सिर्फ एक नज़र में से निकालना है पूरी कॉपी को, समझ रहे हो ना। क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है ना कि हम रिवीजन के लिए अलग टाइम रखेंगे। अब सिलेबस ही ऐसे टाइम पे कंप्लीट होने वाला है आपका कि एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आपको पहले से ही सारा प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम आपका आज यूनिट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आपका एनएमआर है जो मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। पहले मैं आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ, समझ रहे हो। यूनिट सेकंड हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये आपका है यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड है। अब यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, क्यों इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 तरह की रिंग होती है, होमोसाइक्लिक, एक तो कंपाउंड होते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब होमो यानी तो समझ में आता है सेम, साइक्लिक यानी साइकिल, मतलब साइक्लिक कंपाउंड होंगे। होमो यानी सारे एटम्स क्या होंगे, सेम, मतलब सारे के सारे अगर कार्बन है मान लो, ठीक है, तो वो रिंग कैसी हो जाएगी, होमोसाइक्लिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अभी आप सैचुरेटेड ले लो या अनसैचुरेटेड ले लो, ये कंपाउंड कैसा है, होमोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें सारे एटम सेम है, सारे ही कार्बन हैं। ठीक है, ऐसे ही आप चाहिए कंपाउंड ले लो, ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें भी सारे के सारे क्या है, कार्बन है। ऐसे ही आप चाहे ये कंपाउंड ले लो, ये भी वही होमोसाइक्लिक, ये ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो। बेंजीन जो होता है वो भी होमोसाइक्लिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और सारे एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। बन क्या होमोसाइक्लिक। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये होते हैं, साइक्लिक का मतलब तो पता है भाई, साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, प्लस सारे एटम सेम नहीं होंगे। पहली कंडीशन तो सारे एटम सेम नहीं होंगे, तो दूसरी कंडीशन कम से कम एक मिनिमम 1 हेट्रो एटम होना चाहिए, कम से कम एक हेट्रो एटम होना चाहिए। अब हेट्रो एटम क्या क्या होते हैं, हेट्रो एटम विषम परमाणु जानते हो ना। हेट्रो एटम क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो कंपाउंड, ये जो एटम्स है वो सारे क्या है, हेट्रो एटम। समझ गए ना।
तो अगर किसी कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इनमें से कोई भी एक, जरूरी नहीं हमेशा एक ही हो भाई, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हेटेरोएटम हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी साइकिल स्ट्रक्चर में कम से कम एक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यही बता देते हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको अच्छे से पता है भाई 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 अगर रिंग से बना रहा है तो एक ओवेस है, एच से बनाना है उसको। ठीक है, ऐसे ही मैंने कंपाउंड ले लिया ये ऑक्सीजन, ऐसे ही मान लो मैंने ले लिया सल्फ़र, ऐसे ही मान लो मैंने ले लिया नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग में। सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम कवर करेंगे, हमारे सिलेबस में है ये सारे। ठीक है, ऐसे ही आपने पिरिडीन पढ़ रखा है, 6 मेंबर रिंग होती है पिरिडीन में और एक नाइट्रोजन होता है। ये क्या होता है? पिरिडीन। ये क्या होता है? पाइरोल। ये क्या होता है? थायोफीन। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? फ्यूरेन। और ये क्या होता है? ये नाइट्रोजन का 3 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है? एजिटिडीन। एजिटिडीन, ठीक है। तो आपको मीनिंग पता चल गया होगा ना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, कि साइक्लिक कंपाउंड हो और उनमें कम से कम एक हेटेरोएटम हो। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और भी होते हैं, आइसोक्विनोलिन होता है, ठीक है ना, और भी काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी का एक कंसेप्ट मैं बताना चाहती हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी, ये अपना टॉपिक तो क्या मतलब, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में काउंट कर लो, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या होती है? हक्कल ने एक रूल दिया, हक्कल ने एक रूल दिया। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो, जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो, जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है ना, सबसे पहले तो लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। एक तो कंपाउंड है एरोमेटिक, ठीक है, एक है एंटी एरोमेटिक और तीसरा है नॉन एरोमेटिक। हक्कल ने 3 तरह के कंपाउंड बताए एरोमेटिसिटी की बेस पर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। 3 तरह के कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल, ठीक है। अब इन तीनों कंपाउंड्स में कब हम किसे क्या कहेंगे, वो चीज़ आपको देखनी है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएंगे, कौन से कंपाउंड एंटी और कौन से नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी सिस्टम साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए भी है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन नॉन एरोमेटिक में ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए मैंने डैश लगाया कि वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए। सेकंड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 4n+2 से क्या मतलब है, इधर समझ लो, 4n+2
n जब 0 हो तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आएगी भाई, 4 जब 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n जब 0 होगा तो n जब 0 होगा तो 4 0 हो जाएगा और हमारी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 आ जाएंगे। जब n हो 1 तो कितना आ जाएगा 6 पाई। जब n हो 2 तो आ जाएगा 10 पाई। जब n हो 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14 पाई। जब n हो 4 18 पाई। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है, अगर इनमें से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें दिया हुआ है तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। और अगर 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है, 4n का मतलब क्या है, इधर देखो 4n मतलब n की वैल्यू 0 होगी तो 0, मतलब ये तो मतलब ही नहीं है। कम से कम एंटी एरोमेटिक के लिए n का मान 1 होना चाहिए। n होता क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू 1 हो, जब n की वैल्यू 1 हो तो क्या आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 2 हो तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n की वैल्यू 3 हो तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ें कर लेंगे ना अब। तो 4n प्लस 2 कैसे फॉलो होता है, अगर इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो हो रहा है तो वो एरोमेटिक है, इनमें से कुछ फॉलो हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक है। एंड अगर नॉन एरोमेटिक है ना तो ये 4n प्लस 2 भी हो सकता है या 4n भी हो सकता है। अभी के लिए ये देखो कि वो दोनों ही हो सकते हैं। एरोमेटिक सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करेंगे, एंटी एरोमेटिक सिर्फ ये फॉलो करेंगे। नॉन एरोमेटिक में कोई भी सिस्टम हो सकता है, वो 4n प्लस 2 को भी फॉलो कर सकता है, वो 4n को भी फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड रूल हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारा साइक्लिक सिस्टम है उसके सारे एटम, ईच एटम, सभी एटम sp2 होने चाहिए, सारे एटम sp2 होने चाहिए, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में भी सारे एटम sp2 होने चाहिए। नॉन एरोमेटिक में कभी भी sp2 नहीं रहेंगे, सारे नहीं रहेंगे, कुछ तो हो सकते हैं, सारे नहीं रहेंगे। या तो ये रहेगा कि एक एटम sp3 हो गया, नॉन एरोमेटिक का बता रही हूँ, या तो हो सकता है कि एक एटम sp3 आ जाए, या हो सकता है कि उस कंपाउंड में रेडिकल बन रहा हो तो भी वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। अब जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है, साइक्लिक होनी चाहिए, 4n प्लस 2 को फॉलो करना चाहिए, सारे एटम sp2 होने चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन विस्थानीकरण होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ ये सिस्टम अलग है। ये 4n प्लस 2 है और एंटी एरोमेटिक का 4n है, और यहाँ कभी भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन कभी भी नहीं होगा नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल दिए थे ना, वो ही लेते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, मुझे जानना है ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो भाई सबसे पहले तो पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड कितना है 1, ठीक है। तो पाई बॉन्ड 1 यहाँ रख के देख लो, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 हो तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 6 आ रहे हैं क्या, जब हमारे पास n की वैल्यू तो हम ही डिसाइड करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो हमारे पास किसी भी कंडीशन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, n की वैल्यू हमें देखनी है, हमें क्या रखना है कि इक्वल पाई इलेक्ट्रॉनों की आ जाए। जैसे यहाँ एक पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं n की वैल्यू 4n प्लस 2 में क्या रखूँ कि 2 आ जाए, 0 रखूँगी तो 2 आ जाएगा,
मतलब ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है। कैसे देखते हैं समझ रहे हो ना, ये नहीं है n की वैल्यू, n की वैल्यू तो हम डिसाइड करेंगे खुद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 में क्या कभी भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब n की वैल्यू 0 होती है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो 4n+2 को फॉलो कर रहा है क्या? 4n+2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब साइक्लिक है क्या? साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है ना। ईच एटम sp2, सारे एटम sp2 है या नहीं है, इसका संकरण निकालो। टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 है, इसका भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2 है। पर यहाँ इस कार्बन को जब देखते हो तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये जो एटम है वो sp3 संकरित है। sp3 है ना इसका संकरण, ठीक है। मतलब ये 2 प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ एक जो प्रॉपर्टी है sp2 वाली वो फॉलो नहीं हो रही है, मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो जब 4n+2 तो है, लेकिन बाकी अगर एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है ना तो वो डायरेक्ट किस में चला जाता है? नॉन एरोमेटिक में, ठीक है ना। sp3 आ गया ना एक, ये कंडीशन नॉन एरोमेटिक की होती है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। समझ गए होंगे ना, समझ गए आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा सा खाली करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइईन, ठीक है। इसका मुझे पता करना है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे पता करूँगी मैं? सबसे पहले तो मैं सिस्टम चेक करूँगी, पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कभी भी 4n+2 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n की वैल्यू क्या मैं कुछ भी रखूं और 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे कम 0 है तब 2 आता है, और फिर 1 रखते हैं तो 6 आता है, 4 तो आता ही नहीं है। मतलब ये 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना कैसे पता करते हैं? 4n की वैल्यू 1 होती है तो 4 पाई आता है, मतलब ये 4n पाई सिस्टम है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब सारे एटम sp2 होने चाहिए। देखो इन सब पर एक एक H है, तो सब में जब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सब में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, मतलब सभी का जो संकरण है वो क्या है? sp2। साइक्लिक भी है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अगर एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती तो वो किस में चला जाता? नॉन एरोमेटिक में चला जाता, ठीक है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, हेटेरोसाइकिल में नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक लोन पेयर भी तो होता है, ठीक है। अब लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या? बिल्कुल है। समझ रहे हो ना, कॉन्जुगेशन में है या नहीं पता लगा लेंगे ना। लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, दोनों रेजोनेंस कर सकते हैं। तो जब ये रेजोनेंस करेंगे, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग लेगा क्या? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, मतलब जब हम संकरण निकालेंगे इस नाइट्रोजन का तो ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं होगा। जब लोन पेयर संकरण में भाग लेता है तो वो काउंट नहीं होता। मतलब मुझे जब इस नाइट्रोजन का संकरण निकालना होगा तो मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करूँगी। लोन पेयर काउंट करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऐसे निकालते हो ना। बॉन्ड पेयर यहाँ 3 है और लोन पेयर 0 है, क्योंकि लोन पेयर है लेकिन वो रेजोनेंस कर रहा है तो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वो नहीं है। तो n की वैल्यू 3 यानी कि sp2 आ गया, और ये भी sp2 ही है क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, ठीक है। sp2 है सारे एटम। समझ में आ रहा है ना कैसे निकालते हैं? जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं, तो मैंने उसको काउंट नहीं किया है
और उसे काउंट किए बिना ही संकरण निकाला तो मुझे क्या संकरण मिला है, sp2। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 तो पाई बॉन्ड के, 2 लोन पेयर के, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। समझ रहे हो क्या, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 4n में। 4n+2 में तो 4 कभी आता ही नहीं है, मतलब ये 4n सिस्टम का एग्जाम्पल है। 4n सिस्टम है, sp2 संकरित कार्बन है, डीलोकलाइजेशन भी है, साइक्लिक भी है, मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। आई होप आप बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। समझ रहे हो क्या एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं। ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ थी जो हमने अभी अभी देखी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो, अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। ये तो जनरल था जो कि बीच बीच में मैं पूछती जाऊंगी, पूछती तो क्या जाऊंगी, हो ही नहीं बताने के लिए। मतलब बीच बीच में जब मैं डिस्कस करूंगी ना एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट, तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आपको एरोमेटिसिटी पता है क्या होती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, पिरोल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पिरोल, ठीक है। पिरोल होता क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, उसमें हेटेरोएटम नाइट्रोजन होता है, यही तो होता है पिरोल, अभी बनाया था, ये पिरोल है। अब आपको इसकी एरोमेटिसिटी चेक करनी है। सबसे पहले ये देखो, साइक्लिक है क्या, बिल्कुल है, साइक्लिक है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसका एक लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में भाग ले रहा है, मतलब इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना। जब संकरण निकालेंगे, संकरण निकालेंगे तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं कहूँ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में भाग लेंगे उन सबको काउंट करना है। तो डीलोकलाइजेशन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, 2 तो लोन पेयर वाले और 4 इन पाई बॉन्ड वाले, हो गए ना। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 में 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो सारे एटम sp2 है क्या, sp2 आएगा क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर है लेकिन वो डीलोकलाइजेशन कर रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो sp2 संकरण आ जाएगा इस नाइट्रोजन का, ठीक है। ऐसे जब आप सारी कार्बन का भी निकालेंगे तो सब में 3-3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सबका ही sp2 आएगा क्योंकि सब में H है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सब में कितने आएंगे, 3-3 आएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, सारे एटम sp2 भी है और डीलोकलाइजेशन भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 में होते हैं ना, 4n वाले में कभी नहीं आता है 6, 4n+2 वाले में आता है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी चेक कर लेंगे ना, इसकी जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, जब हम अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे ना इसकी, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, वो होती है रेजोनेंस एनर्जी, जो कि पिरोल के लिए हमें कितनी मिलती है, 87.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। पिरोल रिंग है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, अकरेंस, यानी ये रिंग कौन कौन से कंपाउंड्स में होती है, तो आपने पढ़े होंगे ना, पोरफायरिन कंपाउंड पढ़े होंगे, क्लोरोफिल पढ़ा होगा यार, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा, विटामिन B12 पढ़ा होगा, ये सब आपने पढ़े होंगे ना। इन सभी में जो रिंग होती है वो पिरोल रिंग होती है, ठीक है ना। जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है इन सब में वो क्या होती है, पिरोल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पिरोल क्या होते हैं, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें हेटेरोएटम नाइट्रोजन होता है। ये कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, जो हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे क्यों एरोमेटिक है।
और इनकी रेजोनेंस एनर्जी 87.8 किलो जूल पर मोल होती है। और ये जो पिरोल रिंग है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में जनरली। और भी कंपाउंड्स होंगे लेकिन ये जनरल कंपाउंड्स है जिनमें ये पाई जाती है। ठीक है, मिटाओ इसको। अब हम पढ़ेंगे पिरोल का सिंथेसिस। पिरोल का फॉर्मेशन हम करेंगे। ठीक है, पिरोल का फॉर्मेशन हमें करना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से मुझे पिरोल बनाना है। कैसे करेंगे? जब एल्काइन की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाएंगे। ठीक है, देखो ये एल्काइन है, 2 मोल लेने पड़ेंगे एल्काइन के। ठीक है, 2 मोल हमने लिए। इनकी रिएक्शन आपको अमोनिया के साथ करवानी है। अमोनिया यही होता है भाई, NH3 होता है, ये होता है ना अमोनिया। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे होगी रिएक्शन? देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है ये, इंटरमोलिकुलर। ठीक है ना, इनमें आपस में रिएक्शन होगी। और ये तो यहाँ से देखो, समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। देखो कर क्या रही हूँ वो चीज़ देखो। हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, हो क्या रहा है वो चीज़ देख लो। जब ये यहाँ टेक करता है तो यहाँ नेगेटिव आता है। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले ये स्पीशीज़ आ जाती है NH2OD, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है ना। ठीक है, आ जाता है पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यहाँ टेक करता है, फिर यहाँ नेगेटिव आ जाता है। तो ये यहाँ से H+ को भगाता है, खुद को न्यूट्रल करने के लिए H+ को भगाता है। ठीक है, H+ यहाँ से भाग गया, भाग गया। देखो इसने यहाँ टेक करके बॉन्ड बना लिया, इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ नेगेटिव बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ टेक करेगा, H- को भगा देगा। पहले H+ निकला था, अब H- निकल रहा है, मतलब दोनों मिलके H2 बना लेंगे ना। H2 गैस बाहर हो जाएगी यहाँ से। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ से H2 गैस बाहर हो जाती है और हमें ये कंपाउंड मिल जाता है जो कि क्या होता है? पिरोल। समझो ना रिएक्शन कैसे होती है। पहले 1 मोल इस पर रिएक्शन होती है तो यहाँ टेक करता है, ये पॉजिटिव आती है, H+ को भगाता है। ये यहाँ टेक करता है तो फिर यहाँ से H- निकलता है, मतलब H2 गैस यहाँ से क्या होती है? बाहर होती है। और हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है पिरोल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड जो रिएक्शन है वो क्या है? फ्यूरेन से। अभी मैंने जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाए थे तो वहाँ मैंने फ्यूरेन भी बनाया था। फ्यूरेन क्या था? 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन जब हेट्रो एटम होता है तो वो क्या कहलाता है? फ्यूरेन। ठीक है, तो हमें फ्यूरेन की रिएक्शन करवानी है। ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन की रिएक्शन हमें अमोनिया के साथ करवानी है एल्यूमिना की प्रेजेंस में। Al2O3 होता है एल्यूमिना, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? पिरोल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? फ्यूरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ एल्यूमिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब करवाई जाती है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो पिरोल होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म देखेंगे, देखो ये वाला जो यूनिट है ना, इसी में आपके मैकेनिज्म है, बाकी और किसी यूनिट में इतना मैकेनिज्म आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसलिए मैंने पहले इसको लिया है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अपन जो फ्यूरेन है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? एल्यूमिना कैटलिस्ट से। एल्यूमिना कैटलिस्ट ये होता है, देखो Al2O3, एक ऑक्सीजन नहीं बनाया ना ये,
ये होता है एल्यूमिना कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ आप ये चीज़ देख रहे हो कि जो एल्यूमिनियम है उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं जी? 3। और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट यहाँ पूरा नहीं है 3 बॉन्ड की वजह से। तो ये क्या करेगा, इसका एक लोन पेयर तो रेजोनेंस करता है लेकिन दूसरा तो बचा हुआ है ना, ये इस लोन पेयर को यहाँ से ले लेगा। ठीक है, जैसे इसने लोन पेयर लिया ये आगे रेजोनेंस कर सकता है। देखो क्या बन गया अपने पास, देखो अपने पास ये चीज़ आ गई है कि ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दिए, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए और ये इधर ये दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए उस पर चार्ज क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव को हटाना है तो भाई बॉन्ड को तोड़ेगा, या तो इसको तोड़ेगा या इसको तोड़ेगा। तो जब अमोनिया आएगा तो ये जैसे ही अटैक करेगा भाई ये किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब देखो क्या स्पीशीज़ बन गई है, ये न्यूट्रल हो गया, इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो अभी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? NH3, जिस पर चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कार्बन को तभी तो अटैक किया है ना, तो चार्ज क्या आ जाएगा वहाँ पर? पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए वो यहाँ से H+ को भगाएगा। पॉजिटिव तब हटेगा जब यहाँ से H+ को निकाले। तो जैसे ही ये H+ को यहाँ से निकालेगा, देखना हमारे पास इसी कंपाउंड में O- है ना, ये इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। ले लिया इसने H को। ठीक है, अब H को लेने के बाद क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन की En ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है भाई, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा A से। यही होगा, देखो बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर क्या बन गया है देखेंगे। लोन पेयर ने अटैक किया है इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। तो देखो सबसे पहले तो रिंग क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आने के बाद क्या होगा, अब ये यहाँ से इस H+ को भगाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल तो होना पड़ेगा ना इसको, न्यूट्रल कंपाउंड ही होते हैं स्टेबल। ये लो क्या बन गया अपने पास, पिरोल आपको यहाँ पर मिल गया है। देखो वहाँ जो कैटलिस्ट बार हुआ था क्या, HO AlO Al डबल बॉन्ड O O-, यही बार हुआ था ना, यही बार हुआ था वहाँ। ठीक है, तो उसका आगे क्या होता है वो मैं इधर बता देती हूँ। ये अपने पास बार हुआ, इसको आप देंगे H2 यानी कि एसिडिक मीडियम, तो ये H को ले लेगा। ठीक है, जैसे ही इसने H को लिया 2 OH H2O रिमूवल टेंडेंसी, ये लो H2O बार होके हमें क्या मिल गया है, फिर से हमें क्या मिल गया है Al2O3। देखो जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको पता है भाई अच्छे से, कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, सॉरी रिएक्शन में भाग तो लेते हैं, लेकिन वो उसकी रेट को या तो इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं मतलब कोई भी रोल हो सकता है उनका, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सॉरी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैटलिस्ट का काम सिर्फ रेट को इफ़ेक्ट करना होता है, वो रेट को या तो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और रिएक्शन में हमें बाद में एज इट इज़ बाहर हो जाते हैं, जो कि देखो एल्यूमिना हो रहा है, एल्यूमिना कैटलिस्ट था, एल्यूमिना कैटलिस्ट तो था जो यहाँ बाहर हो गया लास्ट में वापस। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड था। फ्यूरेन से हमने पिरोल बनाया है। फ्यूरेन की हमने रिएक्शन किससे करवाई है देख लो, हमने रिएक्शन करवाई है
अमोनिया के साथ एल्यूमिना के प्रेजेंस में। एल्यूमिना एक कैटलिस्ट है क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ऑक्सीजन देगा, फ्यूरेन वाला दे दिया उसने। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव। ठीक है, अब उस पॉजिटिव को हटाने के लिए वो किसी एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो अमोनिया ने जैसे अटैक किया उसने राइट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अब बॉन्ड टूटने के बाद वही अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पर खुद पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को हटाने के लिए यहाँ से H+ को भगाएगा। जैसे ही H+ जाएगा नाइट्रोजन के पास, उसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे, आ गए। अब ये लोन पेयर अटैक करेंगे उस कार्बन पर जहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की En ज़्यादा होने से इसके जो रिमूवल टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ से O- बार हो गया। ये कैटलिस्ट का एनायन बार हो गया ना यहाँ। ठीक है, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया जो H+ को रिमूव करके हमें क्या देता है? पिरोल। समझ गए होंगे ना, रिएक्शन सिंपल सा ही है। और जो एल्यूमिना बना है वो एसिडिक मीडियम में H को लेके वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पिरोल का, जिसमें हमने फ्यूरेन से क्या बनाया है? पिरोल। समझ गए हो ना? समझ गए हो, है ना? इंटेलिजेंट हो। देखो नेक्स्ट, देखो थर्ड मेथड देखो, सेकंड हो गया अपना। ठीक है, इजी से मेथड है, लेकिन यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पढ़ते जाओगे ना अच्छे से, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और काफ़ी जल्दी भी प्रिपेयर होगा जब आप इसे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेथड है थर्ड, वो क्या है? फ्रॉम सक्सिनेमाइड। सक्सिनेमाइड से हमें रिएक्शन करवानी है। अब सक्सिनेमाइड आप लोग अच्छे से जानते हो, सक्सिनेमाइड होता क्या है? ठीक है, सक्सिनेमाइड होता है ये सक्सिनिक एसिड का ही तो एमाइड होता है ना? ये लो बन गया। सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो सक्सिनेमाइड बनता है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है? सक्सिनेमाइड। सबसे पहले तो इसकी क्या बनाएंगे? इनोल फॉर्म। टॉटोमेरिज्म कराएंगे, चला व्यवता करवाएंगे। चला व्यवता क्या होती है? डबल बॉन्ड के 5 वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो वो ट्रांसफ़र होके हमें क्या दे देता है? इनोल। यही होता है ना? हो गई लो चला व्यवता। देखो क्या हो गया, हमें ये कंपाउंड मिल गया है, यहाँ 2 OH आ गए हैं। ठीक है, OH आ गए यहाँ। अब क्या होगा देखो, अब ये मैं रिएक्शन करवाऊंगी जिंक की प्रेजेंस में। जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, जो जिंक जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। जिंक जो होता है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3d10 4s2, यही होता है ना? ठीक है, तो क्या होता है कि जो जिंक होता है वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो वो क्या करेगा? देखो मैं डायरेक्ट बनाऊंगी, होता क्या है वो देख लो। सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिंक यहाँ के जुड़ गया यहाँ के, इस पर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ से इस H- को यहाँ भेज देगा। मतलब यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? H। समझ रहे हो ना? बाहर निकल जाते हैं जिंक ऑक्साइड। सिंपल देखो, जब हम इस इनोल फॉर्म की रिएक्शन जिंक से करवाएंगे तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएंगे 2 और हमें इनकी जगह क्या मिल जाएंगे? 2 H। ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हुआ कैसे है वो देखो, इस ग्रुप को मैं R मान रही हूँ और ये OH, ये जिंक। सबसे पहले जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिए और ये स्पीशीज़ बना दी ये स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ बनने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे बॉन्ड को तोड़ेगा ये H- यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद देखो हमें क्या मिल गया है? जिंक ऑक्साइड प्लस RH।
मतलब इस R के पास क्या आ जाएगा, H, OH की जगह H आ गया, ठीक है ना। तो जब सक्सिनेमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है किससे, जिंक की प्रेजेंस में जब सक्सिनेमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो वो टोटोमराइजेशन से, चला व्यवता से सबसे पहले अपने इनोल फॉर्म बनाता है और फिर उस इनोल फॉर्म से हमें क्या मिल जाता है, जिंक की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड के रिमूवल से हमें मिल जाता है पिरोल। समझ गए होंगे ना। ये है हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ मेथड, 3 हो गए, छोटे छोटे ही हैं। फोर्थ मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि वो हार्ड होगा, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है जनरली। पॉल नॉर सिंथेसिस, पॉल नॉर सिंथेसिस, ठीक है। पॉल नॉर सिंथेसिस क्या होता है, 1,4-डाइकीटोन लेना है, 1,4-डाइकीटोन, 1 2 3 4 फर्स्ट पर और फोर्थ पर क्या होना चाहिए, कीटोन है, कीटोन। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, 1,4-डाइकीटोन। 1,4-डाइकीटोन की रिएक्शन मुझे किससे करवानी है, अमोनिया से या 1 डिग्री एमीन से करवानी है। 1,4-डाइकीटोन की रिएक्शन अमोनिया या 1 डिग्री एमीन से हमें करवानी है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, हमें मिलता है पिरोल। पिरोल क्या होता है, 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन, ये लो बन गया पिरोल, यही होता है पिरोल। अब बनता कैसे है वो देखो, मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले तो ये जो 1,4-डाइकीटोन है वो करता है चला व्यवता। सबसे पहले इसमें टोटोमराइजेशन होता है, जो अल्फ़ा H है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है और टोटोमराइजेशन से हमें क्या मिलता है, इनोल मिलता है। देखो क्या मिल रहा है हमें ये चीज़ मिलेगी, यहाँ OH, यहाँ भी OH, ये R थे, ये अपने मेंटेन है, इनोल बन गया। कीटोन से इनोल बन गया ना, चला व्यवता से इनोल ही बनता है, ये बन गया इनोल। अब क्या होगा, अब इस इनोल की रिएक्शन आप अमोनिया से करवाओ या 1 डिग्री एमीन से करवाओ, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मान लो मैंने अमोनिया से करवा दी, अमोनिया क्या करेगा भाई, यहाँ अटैक करेगा, OH- को भगाएगा, लीविंग ग्रुप है, चला जाएगा। क्या बनेगा देखो, ये OH, यहाँ R, यहाँ R और ये क्या आ गया है, अमोनिया। अब अमोनिया ने लिविंग ग्रुप को तो भगा दिया, OH- को तो भगा दिया, लेकिन खुद पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे हटाएगा, H+ को निकाल के H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसको H+ की फॉर्म में भगा देगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो H+ इसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है, H2। देखो क्या बन गया है अपने पास ये स्पीशीज़ आ गई है, ये NH2 और ये R, ये H+ को निकाल दिया, तो H और OH मिलके भाई H2 बना लेंगे, ठीक है, ये मिलेगा। ओके, अब क्या होगा, अब नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर है और इस कंपाउंड में अभी एक और लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा जी, इस कार्बन पर अटैक करेगा और दूसरे OH को भी भगा देगा। देखो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई ना। इस नाइट्रोजन से 2 H जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 R है, बाहर क्या हो गया है, OH-। ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना। नाइट्रोजन ने अटैक करके OH- को वहाँ से निकाला है। अब इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया तो भाई ये भी खुद को न्यूट्रल तो करेगा ना, H+ को यहाँ से निकालेगा। जैसे ही H+ भागेगा ये स्पीशीज़ मिल जाएगी, क्या ये मिलेगी ना। अगर मैं यहाँ 1 डिग्री एमीन ले लेती तो क्या चेंज हो जाता,
कुछ भी चेंज नहीं होता, बस H की जगह R आ जाता, या जो लास्ट में H है उसकी जगह R आ जाता, तो क्या वो पिरोल नहीं होता? बिल्कुल होता। वो जरूरी थोड़ी नाइट्रोजन के साथ H जुड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिरोल वो होता है कि 5 मेंबर रिंग हो, अनसैचुरेटेड हो और उसमें हेटेरोएटम नाइट्रोजन हो, वो होता है पिरोल। अब उसके साथ H जोड़ो या उसके कार्बन पर कुछ भी जोड़ो, वो पिरोल है, पिरोल का डेरिवेटिव है। रिएक्शन समझ में आ रही होगी ना। सबसे पहले जो 1,4-डाई कीटोन है उसका हमने क्या किया है? टोटोमराइजेशन, चला व्यवस्था में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ट्रांसफ़र होता है और कीटो फॉर्म से क्या बनाता है? इनोल, बन गया इनोल। फिर हमने अमोनिया या 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन करवाया, तो जिसने अटैक किया उस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। पॉजिटिव को हटाने के लिए H+ को भगा दिया। अब उसके पास फिर से उसके लोन पेयर आ गए, तो वो फिर से उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ क्या है? लिविंग ग्रुप, यानी कि OH कर दिया अटैक। दूसरा OH भी भाग गया यहाँ से। अब नाइट्रोजन ने फिर से अटैक किया, तो भाई फिर से पॉजिटिव आ गया, हो गया ना सेम यही काम। अब पॉजिटिव को हटाएगा कैसे? H के इलेक्ट्रॉन लेके H+ की फॉर्म में निकालेगा, फिर से जैसे यहाँ HOH मिलके H2 बनाएंगे वैसे वहाँ भी H2 बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? पिरोल। समझ रहे होंगे ना? समझ रहे होंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, पोल-नोर सिंथेसिस, ठीक है ना। तो देखो हमने आज पिरोल स्टार्ट किया है। पिरोल का हमने जनरल जो भी कंसेप्ट है, एरोमेटिसिटी एंड ऑल सब हमने चेक कर लिया है। फिर हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखो 4 हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लेंगे और जो भी हमारा नेक्स्ट जो भी मटेरियल है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ना अच्छे से, बस जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको आप डेली पढ़ो, ठीक है। लाइक मैंने आज पढ़ाया उसको आज पढ़ना ही है, कल पढ़ाऊँगी, कल का तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट जो पीछे का है उसको भी पढ़ते जाओ। कुछ टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट लगेगी, धीरे धीरे तो हैबिट में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन करते जाओ, क्योंकि अब डायरेक्ट एग्ज़ाम से फेस करना है, अब कोई टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। ये हो गया, बाकी का हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो भी आगे का रिएक्शन रहेगा, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, ओके।